कल हमने आपको पढ़ाया था डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, और उसके बेस पे एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एरिया निकालना कल आपको बता दिया था ब्रीफ में कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो उस बेसिस पर ये जो पहला पेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कल जो फार्मूला हमने आपको बताया था वही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन चलिए ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पर जूम कर सकते हैं। ये लिखा हुआ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y is equal to x plus 2, y is equal to minus x plus 2, x is equal to 5। एक बच्चे ने कल आज हमसे फोन करके बताया है कि हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं। तो वो आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर लीजिएगा। किसी का अगर छूट जाता है तो बाद में रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आज तो हमने भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, देखते हैं क्या आता है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि बहुत हैवी रिकॉर्डिंग टीम्स में आती है बाय द वे। तो ये क्वेश्चन विजुअल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आपको करना क्या है, जैसे कल हमने बताया था आपको कि जब आपको ये कर्व्स दिए हुए हैं तो इनको ड्रा करके ये फाइंड करना है कि क्लोज्ड एरिया किस शेप में है, कहां पर है, कहां लोकेटेड है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 या सीधे आपके स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी फॉर्म की, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप जब ड्रॉ करने का स्ट्रेट लाइन तो यहाँ सीधा आपके पास तरीका है। जब x एक्सिस पर y इज इक्वल टू x एक्सिस पर लेंगे आप तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, y 0 होगा। और जब y एक्सिस पर लेंगे तो x 0 होगा तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो उसको आप ज्वाइंट कर दीजिए। दूसरा कर्व आपका है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। ये x और y दोनों एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में 2 2 कट करेगा। और तीसरा स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 5, ये सीधे आप y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, ये फिगर ड्रॉ हो गया। ये आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको समझाया है वैसे ये ड्रॉ हो गया। अब आपको क्लोज्ड जो एरिया है उसी का जो क्लोज आपको ये रीजन दिख रहा है, क्लोज रीजन, उसका ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको अगर फिगर दिख रहा हो तो एक दो लोग कंफर्म कर दें, फिर आगे बताएंगे। यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। एरिया का फार्मूला तो आपको पता ही है, डबल इंटीग्रल dx dy हो जाएगा। अब आपको जब फार्मूला पता है तो सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे चूज करते हैं कि x एक्सिस पर मिनिमम वैल्यू कितना होगी 0, क्योंकि 0 से और पीछे ले जाएंगे तो आपका क्लोज रीजन है ही नहीं। और x एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 है। तो आपकी x की लिमिट 0 लोअर लिमिट और 5 अपर लिमिट, ये आपने पुट कर दी। अब आपको y एक्सिस के लिए लिमिट पुट करनी है। तो कल जैसे आपको समझाया था वैसे ही आप एक स्ट्रिप या एक लाइन ड्रॉ करिए और आप कैसे मूवमेंट करेंगे, वर्टिकली अपवार्ड, है ना। तो जब डाउन टू अपवार्ड आप मूवमेंट करेंगे तो पहले आपको लाइन पड़ेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो यही लिमिट हो गई लोअर लिमिट, और अपर लिमिट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए आपको आपके स्क्रीन पर एकदम फोकस कर दे रहे हैं हम। 0 to 5 माइनस एक्स प्लस 2 टू एक्स प्लस 2, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन कल हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपको एरिया आ गया 25 स्क्वायर, जिस यूनिट में भी हो। इस तरह से दूसरा ये है फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत सिंपल फिगर है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस पर माइनस प्लस ए, वाई एक्सिस पर माइनस प्लस बी, ये आपने ड्रॉ कर लिया। एलिप्स का सेंटर एट ओरिजिन है, ये आपने फिगर बना दिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप एग्जैक्टली एक्स और वाई की पूरी लिमिट रख दीजिए, और दूसरा ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए, उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। तो बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हैं, हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं। मान लीजिए आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ए टू ए, माइनस ए लोअर लिमिट और ए अपर लिमिट। फिर जब आप वाई एक्सिस की लिमिट पुट करेंगे तो आपने वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट किया, एक स्टेप ड्रा करिए या एक लाइन ड्रा करिए। जो फिगर में आपको दिख रहा है वो अभी समझाएंगे हम, अभी आपको फर्स्ट मेथड समझा रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। तो एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों एक ही कर्व है। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि वाई की लिमिट क्या रखें, ये प्रॉब्लम आएगी। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले ये बताएं फिर हम आगे बढ़े। एक्स की लिमिट माइनस ए टू ए रख दी, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। वाई की तो वाई की लिमिट इसी इक्वेशन से निकालेंगे इलिप्स के। अब वाई की लिमिट आप सोच रहे हैं एक ही इलिप्स है, तो वाई की वैल्यूज लोअर और अपर क्या आएंगी। तो देखिए आप जब वाई निकालेंगे, इलिप्स को सेंटर करिए अपने स्क्रीन पे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करिए, फिर उसको ब्रैकेट में लीजिए, फिर स्क्वायर रूट लगाइए और फिर बी से मल्टीप्लाई करिए। तो आपका y इज इक्वल टू बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 सॉरी y इज इक्वल टू बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी y की, क्योंकि y तो स्क्वायर में है। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्लस माइनस में आएगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। प्लस माइनस वाई क्या होगा, प्लस माइनस वाई जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो प्लस वाई होगा, और जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो माइनस वाई। मतलब y इज इक्वल टू बी समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ऊपर, ये ऊपर का है, और ये सेम चीज माइनस करके नीचे आ जाएगा। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लोअर लिमिट हो जाएगी, और प्लस बी के साथ ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये तो हो गया अगर आप डायरेक्ट ही लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि हर क्वाड्रेंट में एरिया तो सेम है, तो एक क्वाड्रेंट की एरिया निकाल लीजिए और उसका 4 गुना कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए। तो 4 टाइम्स करने के लिए एक क्वाड्रेंट का एरिया अगर निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स की लिमिट 0 टू ए, क्या होगा 0 टू ए, 0 टू ए। अब जब आप y की लिमिट निकालेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, बाकी तीनों छोड़ दीजिए पार्ट फिगर के, तो y की लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट यही y का जो आपने फार्मूला निकाला है इलिप्स, y इज इक्वल टू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो ये हो गया। तो ये देखिए आपका इधर लिखा भी है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए हम जूम खुद कर दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। 4 टाइम्स 0 टू ए, 0 टू बी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डी वाई डी एक्स। अब आप पहले y को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। b को बाहर आप ले सकते हैं, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल है आपका
और ए बाहर आ गया इंटीग्रल से, ये इंटीग्रैंड है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आप फार्मूला पढ़कर आए हैं, ये ब्रैकेट में लिखा भी है, आपको दिख भी रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे ये चीज आपको पहले से जानना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो ये आपने इंटीग्रेट करके निकाल लिया, लिमिट रख दीजिए, तो एरिया आ गया पाई ए बी। किसी को अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये एक इसी तरह से देखिए, दूसरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कर्व ट्रेसिंग हमने अभी छोड़ रखा है आपको इस एक्सपेक्टेशन में कि ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो यहीं पढ़ा देंगे, अगर नहीं चलती हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे फिर। तो ये कर्व ट्रेसिंग अगर आपने जब आप कर लेंगे तो खैर उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको उसका शेप पता चल जाएगा, बाकी यहीं से पता चल जाएगा। ये आपका है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व दिस। ये जो कर्व है ये आपको हम एक ऐसे ही वर्बल बता दे रहे हैं। अगर किसी कर्व में x की इवन पावर रहती है तो वो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और अगर y की इवन पावर रहती है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। इसमें स्क्वायर है, y की भी इवन पावर है, स्क्वायर है, तो ये सिमेट्रिक है। और बाय इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तो हम आपको इसका शेप ही दिखा दे रहे हैं। ये देख लीजिए शेप, बाद में जब ट्रेसिंग पढ़ाएंगे तो आप समझ ही जाएंगे। ये शेप है और ये कर्व भी है, इसका शेप आप याद भी कर लीजिए बाय नेम बाय फार्मूला, x बाई a टू द पावर 2/3 प्लस y बाई b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये शेप आपको दिख रहा है? ये शेप नो सर, नो सर। आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर वही पुराना वाला जी। सर 1 2 3 एलिप्स का शेप दिख रहा है। हैं? ये सर अभी नहीं लगा। सब दिखा सर। एक आध मिनट बाद आता है हमें लग रहा है। खैर, तो ये जो शेप है ये भी देखिए हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो यहाँ भी आप एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल कर उसका 4 टाइम्स कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस सर। यस सर। एक क्वाड्रेंट में अगर एरिया निकालेंगे तो x की लिमिट क्या हो जाएगी? हमने पूछा है क्या दिख रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ कर्व x अपॉन a। सर अब नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, अब दिखने लगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x अपॉन a का पावर 2/3 प्लस y अपॉन b का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। जिसने जिसने नहीं लिखा हो वो अब आप बताइए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालते हैं तो x की लिमिट्स क्या होगी? 0 to a। और 0 to a क्या हो जाएंगी? और y की लिमिट क्या हो जाएगी? सर 0 to b। जो आपको अभी फार्मूला दिखा है 0 to क्या बोला? एक बच्चा बोला 0 to y equal to b into 1 minus x by a। जो लोग बोलना चाह रहे हैं अपना नाम बताएं। सर इसमें आ जाएगी सर इसमें बस 0 to b into 1 minus x by a की पावर 2/3 होल पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया y का फार्मूला। तो y का कर्व से आपने जो वैल्यू निकाली है वो ये हो गया, तो अपर लिमिट आपका ये हो गया और लोअर लिमिट 0 हो गया, तो ये आपने रख दिया y इज इक्वल टू 20 टाइम्स
पूरा एक ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस एक्स बाई ए टू द पावर 2/3 एंड होल ब्रैकेट टू द पावर 3/2। ये आपने जो फंक्शन का फार्मूला दिया है वहीं से y की वैल्यू निकाली है। तो ये अपर लिमिट हो जाएगी और 0 लोअर लिमिट हो जाएगी, x की लिमिट 0 टू a हो गई। तो ये आपने रख दिया और पूरा एरिया इसके 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये आपका द लिमिट ऑफ y एंड ये जो भी ये लिखा हुआ है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको एरिया निकालना है dy/dx। ये आपने लिमिट रख दिया, y को इंटीग्रेट कर दिया तो आपका ये आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन वैसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये सब आप पढ़कर आए हैं, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन भी है और ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिख भी रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन आप ले लीजिए तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो गामा में लिखा हुआ है, गामा में शायद आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, हम श्योर नहीं है। पिछले सालों में कुछ बच्चे पहले से पढ़कर आते हैं, लेकिन शायद किसी किसी बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है। तो नहीं पढ़ाया जाता है तो भी आपको इसकी वैल्यू निकालना इंटीग्रल पावर में फैक्टोरियल के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो वो फार्मूला आप 0 to π/2 sin टू द पावर m थीटा cos टू द पावर n थीटा, इसका फार्मूला आपको पहले से पढ़ाया गया है। वो फार्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पर, वही आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर हम आगे और चीजें भी पढ़ाते थे पहले, लेकिन जो यहाँ आपको ये गामा और ये सब दिख रहा है अलग टाइप का, ये अब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो अब हमारे सामने रिस्ट्रिक्शन है कि सेकेंड सेमेस्टर की कंटेंट अभी से कवर नहीं कर सकते, नहीं और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम कम है। ये बहरहाल आप फार्मूला अगर आपको जानना है तो आप अपनी किताब उठाइएगा, हमें श्योर है कि ये फार्मूला आपके पास पहले से है। यहाँ गामा में लिखा हुआ है, आपके पास गामा में नहीं होगा, फैक्टोरियल में होगा। तो ये हम एक बार यहाँ लिख दें बाय द वे, आपके पास नहीं लिखा हो तो कुछ काम चल जाएगा। इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta, this is equal to, ये p और q इंटीजर में रहेंगे, फैक्टोरियल p plus 3/2 फैक्टोरियल q plus 3/2, पूरा ब्रैकेट का फैक्टोरियल लगा रहे हैं, प्लस 2 फैक्टोरियल p प्लस q प्लस 3/2 फैक्टोरियल। जब आप लोगों को ये स्क्रीन दिख जाए तब आप बता दीजिएगा। दिख गया सर। क्या लिखा हुआ है पढ़कर सुनाइए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin p थीटा इन cos का पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू p plus 3/2 होल फैक्टोरियल इंटू q plus 3/2 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू p plus q plus 3/2 होल फैक्टोरियल। ठीक, यही लिखा है हमने। तो ये फार्मूला है अगर p और q इंटीजर है, इफ p and q are non-negative
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी और क्यू नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो और अनवर्ड, नेगेटिव होंगे तब ये वर्क नहीं करेगा। तो ये फार्मूला सिर्फ तब के लिए है जब पी और क्यू इंटीजर्स हैं और नॉन नेगेटिव हैं। अगर ऐसा है तो ये फार्मूला आपका वर्क करेगा, क्योंकि बीटा गामा ये सब आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन अभी अननेसेसरी देने से कोई फायदा नहीं है। तो ये अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ये स्क्रीन वापस आपके पास आ रही है, हमको दिख रही है, आपको थोड़ी देर में दिख जाएगी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। उससे ये आपका साइन टू द पावर p कॉस टू द पावर क्यू थीटा इसी फॉर्म में इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें आप सीधे वही फार्मूला लगा दीजिए जो अभी हमने आपको लिखा है। तो बाकी जो यहाँ पर गामा बीटा ये सब लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारे ख्याल से ये क्लियर है। यस। किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर कुछ पूछ भी सकते हैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो अब आगे देखते हैं। अब इस तरह से ये सब क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए डायरेक्ट ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवैल्यूएट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। पैराबोला और स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दिए फिगर में, ये आपको दिख गया। यहाँ से लिमिट आपको अपने मन से इवैल्यूएट करना पड़ेगा खुद से कि दोनों पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इनको दोनों को जब आप इंटरसेक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0 0 1 1 पॉइंट आ जाएंगे। आप ऐसे ग्राफ बनाकर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट लिख दीजिए और लिमिट x की 0 to 1 हो गई, y का नीचे पैराबोला नीचे है तो x स्क्वायर लिमिट लोअर लिमिट और ऊपर है स्ट्रेट लाइन, इसलिए y इज इक्वल टू x अपर लिमिट। सॉल्व कर लीजिए। ये भी आप सब ग्राफ दे सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर भी होंगे और अलग से, और आप अलग सीधे गूगल क्लासरूम पे भी आप लोग डाल सकते हैं। डालकर बता दिया करिए तो गूगल क्लासरूम पे हम चेक कर लेंगे, वहां पे बाकी सारे स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ये आपके एरिया के क्वेश्चंस हैं। एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है तो इसको स्पेशल इन्फेसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम उसमें पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके एक दो क्वेश्चन अलग से पोलर के कंसेप्ट पढ़ाए कर तब करवाएंगे। सबसे पहले पोलर की ट्रेसिंग करवाएंगे, उसके बाद ही इसको करवाएंगे। यहाँ पर आप आ जाइए, मास ऑफ लैमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपके स्क्रीन पर जब दिख जाए तब हमसे बता दीजिएगा, उसके बाद हम समझाएंगे। मास ऑफ लैमिना जब आपके स्क्रीन पर दिखे तो बता दीजिएगा। किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। नो सर। वैसे क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल 25। यस सर। स्क्रीन को अनशेयर करके फिर से शेयर कर देते हैं। दिख रहा है। दिख रहा है।
दिख गया सर, दिख गया। मास ऑफ द लैमिना, लैमिना का आपको बता दें, वैसे तो आप कोई सॉलिड बॉडी लेंगे तो उसके 3 डायमेंशन होते हैं हमेशा, एक्स वाई और जेड में आप डिनोट कर देते हैं। लेकिन अगर एक डायमेंशन को यूनिफॉर्म कर दें तब उसको लैमिना बोलते हैं। मान लीजिए आपने एक आयरन की थिक शीट खरीदी मार्केट से, आयरन की थिक शीट खरीदी, तो थिकनेस यूनिफॉर्म अगर है और ये पता है कि 1 फुट बाई 1 फुट शीट का वेट कितना है, आपने कुछ 10 फुट बाई 10 फुट या 8 फुट बाई 10 फुट शीट खरीद ली, तो क्या आपको वेट के लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? फिर से बोल देते हैं अपना क्वेश्चन। आपने यूनिफॉर्म विड्थ की एक शीट खरीद ली, वैसे मार्केट में आयरन की का आप शीट लीजिए या प्लास्टिक की शीट लीजिए, आप पेज ही ले लीजिए, अपना फाड़ लीजिए, तो पेज की विड्थ यूनिफॉर्म होती है। तो अगर पेज का 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का आपको मास पता हो तो पूरे पेज का मास आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते बिना वजन के? यस सर, बता सकते हैं। Yes, sir. Yes. तो अगर आपको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मास पता है तो आप पूरे पेज का मास कैसे बताएंगे? उसके एरिया से मल्टीप्लाई। यस, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 यूनिट मेजरमेंट का जो मास होता है तो वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एक विड्थ हमारा यूनिफॉर्म है। तो जब एक डायमेंशन यूनिफॉर्म होता है तब उसको हम लैमिना बोल देते हैं। तो लैमिना में 2 डायमेंशन लेकर चलते हैं, मींस एक एक्स और एक वाई आप डिनोट कर देते हैं एज यूजुअल। अपने मन से आप चाहे वाई जेड डिनोट करें चाहे एक्स जेड डिनोट करें, यूजुअली एक्स वाई डिनोट करते हैं। तो 2 डायमेंशन लेकर चलते हैं। तो सारा यूनिट एरिया का मास पता है तो, या कोई भी प्रॉपर्टी यूनिट एरिया की पता है तो बाकी प्रॉपर्टी के लिए हमें एरिया की ही जरूरत है। तो यूनिट एरिया के लिए अगर मास हमें पता है तो जितना भी एरिया है उसको यूनिट एरिया के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यूनिट एरिया के मास को यूजुअली डेंसिटी पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। ये हो गया आपका डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आपने एरिया का डेफिनेशन पढ़ रखा है, डबल इंटीग्रल dx dy और सुटेबल लिमिट्स के साथ में। अगर आपको एरिया का फार्मूला पता है और अगर आपको मास पता करना है तो आपको क्या चाहिए? अगर आपको एरिया का फार्मूला पता है और आपको किसी लैमिना का मास चाहिए निकालना है तो आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? डेंसिटी। डेंसिटी पर यूनिट एरिया, है ना, ये आपको चाहिए। तो उसको क्या करेंगे आप? डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी आपकी 2 फॉर्म में हो सकती है। एक तो यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, जैसे पानी है, यूनिफॉर्म विड्थ के किसी शेप के कंटेनर में रख दिया जाए तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता है। तो आपको अगर यूनिट एरिया का डेंसिटी पता है तो आपको पूरे का डेंसिटी पता चल गया, तो कांस्टेंट डेंसिटी हो गई। तो 2 तरह की डेंसिटी के फॉर्म आपको मिल जाएंगे। एक तो कांस्टेंट डेंसिटी हो गई, तो अगर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है लैमिना का मास निकालने के लिए, पूरी एरिया को डायरेक्ट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन फिर उसमें कैलकुलस जैसी कोई चीज नहीं आई। कैलकुलस हमारी कब लगेगी? वो तो सिंपल मैथमेटिक्स से भी हो सकता है। कैलकुलस कब लगेगी? जब मास भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा हो। तो उस समय क्या होगा? हमारी जो डेंसिटी होगी वो पॉइंट टू पॉइंट डिफाइंड होगी, तो उसको डेंसिटी पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। हर पॉइंट पर अलग अलग डेंसिटी हो सकती है। तो डेंसिटी हमारी एक्स और वाई के फंक्शन के फॉर्म में डिफाइंड होगी। अगर हमारी डेंसिटी एक्स और वाई के फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन है तब हम उसको इंटीग्रल के अंदर पुट करेंगे। इंटीग्रल के अंदर क्यों पुट करेंगे? स्मॉल एरिया dx dy हुई, स्मॉल एरिया dx dy उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्मॉल एरिया का मास मिल गया। अब मास को थ्रू आउट एरिया इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा मास मिल गया।
अब ये फार्मूला आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, हमने उसको हटाया नहीं है, आप जूम करके देख लीजिए और बताइए कि फार्मूले में कोई ऐसी चीज है जो हमने बोला नहीं है या आपको समझ में नहीं आई हो। जब आप लोग साइलेंट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो पढ़ाने का मन नहीं करता है। उसमें ये लगता है कि आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ करके मोबाइल को कहीं हैंगर पे टांग दिया है। चलिए, हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि आपने सब कुछ सुन लिया और जानबूझ कर नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द मास ऑफ द लैमिना in the form of an ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 और इसका जो डेंसिटी है वो लिखा हुआ है कि डेंसिटी एट एनी पॉइंट varies as the product of distance from the axis। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y होगी और y एक्सिस से डिस्टेंस x होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो किसी भी पॉइंट को लेंगे तो पॉइंट को लेने का मतलब एक जनरल एक्स वाई पॉइंट लिया, एक्स वाई का मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स मूवमेंट हुआ है और वाई एक्सिस पर वाई मूवमेंट हुआ है। तो आप एक्स एक्सिस पर जितना बढ़ गए वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई और वाई एक्सिस से जितना बढ़ गए वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गई। इसको हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं कागज पे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आपने कोई पॉइंट ले लिया x, y। जब आपको ये ग्राफ दिख जाए तब हमें बताइएगा। यस सर। तो जब आपको दिख रहा है तो आप हमें बताइए, एक लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन इस रेड पॉइंट के लिए क्या है, कहां से डिस्टेंस है? वाई एक्सिस से। तो ये है क्या, है क्या, एक्स ही तो है। और इसी तरह से ये आपका क्या है, Y। तो एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट आप एक्स वाई पॉइंट लेंगे तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई होगी और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स होगी। तो ये है एक्स वाई। अब अगर आपका डेंसिटी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल वेरी कर रही है, डिस्टेंस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस का प्रोडक्ट हुआ x इंटू वाई और आपकी जो डेंसिटी है वो इसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक रो इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स वाई लिख दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दीजिए, तो रो इज इक्वल टू k एक्स वाई। ये आपका डेंसिटी हो गई। ये हर पॉइंट पर वेरी करेगी। आप देख सकते हैं कि x और y को चेंज करेंगे तो रो की वैल्यू बदलती रहेगी, क्योंकि k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन वापस आ गया। जब आपको क्वेश्चन दिख जाए तो एक बार एक आध लोग फिर से कंफर्म करिए। क्या दिख रहा है आप लोगों को? ग्राफ वाला ही दिख रहा है। वही पुराना। यस सर, दिख गया सर। यस सर, आ गया। तो अब आप देखिए, इसका आपको मास निकालना है इस लैमिना का, तो वही कंसेप्ट लीजिए, चाहे पूरी लिमिट रख दीजिए इलिप्स की, क्योंकि इलिप्स अभी पहले ही आपको समझा चुके हैं एरिया निकालने के लिए। तो इलिप्स की एरिया का फार्मूला एग्जैक्टली उसी में इंटीग्रल के अंदर ही डेंसिटी भी रख दीजिए। डेंसिटी आपकी x k टाइम्स एक्स वाई हो, k टाइम्स एक्स वाई इंटीग्रल के अंदर लिख दीजिए
और लिमिट आप वही से ही चाहे जैसे लगाइए, चाहे पूरी लिमिट रखिए -a to a और फिर y की वैल्यू, और चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके 4 टाइम्स कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे तो 0 to a आपकी x की लिमिट और 0 to y का फार्मूला इलिप्स से निकाल लीजिए। ये हो गया। और इसका इंटीग्रेशन अब ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब सब्स्टिट्यूशन नहीं करने पड़ेंगे। आप इंटीग्रल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एग्जैक्टली आप आया था, अभी भी आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस सर। दूसरा जो ये देखिए, ये एरिया आपको दिखाया था, इसका भी आपको मास निकालना है और इसकी भी डेंसिटी दी हुई है। इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं एरिया के लिए। एग्जैक्टली उसी में मास पुट कर दीजिए इंटीग्रल के साथ में, आपको मिल जाएगा मास। तो ये हो गया कि मास कैसे निकालेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये क्वेश्चन आपको 34 जब आपको दिखे तब बताइएगा। ये सर ये क्या? यस सर। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको करवाया था अभी, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, याद है? अभी आपको डिस्कस किया था। यस सर। तो एरिया बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन से मैच करता हुआ ये क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन 2 पैराबोला। और अगर हमें क्लियर याद है तो कल इस टाइप के पैराबोला का एरिया निकालना आपको सिखाया था, तो वो भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डेंसिटी का फार्मूला पुट कर देना है। तो डेंसिटी के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द लैमिना एट एनी पॉइंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपका डेंसिटी। तो कोई जनरल अगर एक्स वाई पॉइंट है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। नहीं, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। और ये कह रहे हैं डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल है। तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा दीजिए तो आपको डेंसिटी मिल गई। इसका एरिया पहले ही आपको कल के लेक्चर में निकलवा चुके हैं, आपके स्क्रीन पे क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। आपने डेंसिटी को इनसाइड द इंटीग्रल पुट कर दिया। पहले ही आपको बताया है कि अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो इनसाइड द इंटीग्रल रहेगा, क्योंकि वो भी इंटीग्रेट होगा पॉइंट टू पॉइंट। इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप। इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट स्टेज पर आप अपने ग्रुप में आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में डिस्कस करने पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती तब आप इंटीग्रेशन हमसे पूछ सकते हैं। ये तो खैर सॉल्व एग्जाम्पल है, इसमें तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है। अनसॉल्व एग्जाम्पल के लिए ये बात हमारी सस्टेन करेगी। ये कुछ क्वेश्चंस है, बाकी बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका वॉल्यूम आता है। तो क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो पढ़ाने में बहुत ही हमें डिफिकल्टी होती है। हम पूछते रहते हैं क्वेश्चन, आप लोग एकदम साइलेंट मोड में कोमा में चले जाते हैं। तो इसलिए अब इसको कल पढ़ाएंगे, वॉल्यूम कल पढ़ाएंगे। वॉल्यूम के साथ में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज की मीटिंग बहरहाल हम इसको यहीं पर सस्पेंड करते हैं। आज की क्लास खत्म हो रही है।